नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें हम जीके के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को यहाँ पर कवर करते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, अलग अलग परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों को हम पूरी डिटेल के साथ यहाँ पर कवर करते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर आइडिया हो जाता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, कितना डीप पूछा जाता है, और साथ में हम सारे फैक्टों को यहीं पर कवर कर जाते हैं, तो आपका रिवीजन भी यहीं पर हो जाता है। ये हमारा इस सीरीज की 35वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आपकी जीके की प्रैक्टिस के लिए ये सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। वीडियो के एंड पे अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से है? देखिए, जो चैलेंजर गर्त है इसे मैरियाना ट्रेंच भी बोला जाता है, ठीक है। और मैरियाना ट्रेंच सबसे गहरा है विश्व में, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो वो है मैरियाना ट्रेंच। जैसे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है विश्व की? माउंट एवरेस्ट। उसी प्रकार सबसे गहरा बिंदु है मैरियाना ट्रेंच, और इसी को चैलेंजर गर्त भी कहते हैं, और ये आपके प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। है कहां पर ये? तो यह आपके फिलीपींस के निकट स्थित है। सागर पूछेगा तो प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी गहराई कितनी है अगर आपसे पूछा जाए तो इसकी गहराई है 11,022 मीटर। इसको आपने याद करना है, ठीक है। जैसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 है, कहीं पर 8,850 भी हमें देखने को मिलती है। तो सबसे गहरा बिंदु की जो गहराई है वो 11,022 मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को बोला जाता है? तो भारत का नियाग्रा जलप्रपात ये बोला जाता है चित्रकूट जलप्रपात को। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। चित्रकूट जलप्रपात आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है और इंद्रावती नदी के ऊपर यह जलप्रपात बना हुआ है। कौन सी नदी पर है? इंद्रावती। किस राज्य में है? छत्तीसगढ़। नाम है चित्रकूट और इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। ये चार बातें पूछी जाती हैं: नदी, राज्य, नाम और उपनाम, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है? तो देखिए, भारत के प्रधानमंत्री को चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, मनोनीत होता है या नियुक्त होता है? भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। राष्ट्रपति के द्वारा संसद में, लोकसभा में जिस दल के पास बहुमत होता है उस दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, क्योंकि जनता तो प्रधानमंत्री को चुनती नहीं है। जनता किसको चुनती है? सांसदों को चुनती है। तो सभी के सभी सांसद होते हैं, तो जो बहुमत दल का नेता होता है राष्ट्रपति के द्वारा उनको नियुक्त किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति उनका चयन नहीं करते, क्या करते हैं? बहुमत दल के नेता को नियुक्त करते हैं। तो भारत का प्रधानमंत्री आप बताएंगे नियुक्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी की दासता की संज्ञा दी थी? तो गुलामी का पत्र, गुलामी की दास्ता, ये बोला गया था 1935 के अधिनियम को। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। 1935 का अधिनियम, जितने भी अधिनियम आए ब्रिटिश काल में संवैधानिक विकास में, उन सब में सबसे बड़ा अधिनियम 1935 का अधिनियम था, ठीक है। आपने देखा होगा साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। इसी साइमन कमीशनों की सिफारिश के ऊपर यह अधिनियम बनता है, तो इसको भी आपने याद करना है। भारत के संवैधानिक विकास के ऊपर ऑलरेडी एक अलग सा वीडियो बना हुआ है, जिसमें हमने सारे अधिनियम, सारे जो इंपॉर्टेंट एक्ट आए थे उनके बारे में बात करी थी। साथ में घटना चक्र के एमसीक्यूज भी हम इसमें कवर कर चुके हैं। आप इन दोनों को प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। 1935 का अधिनियम सबसे विस्तृत अधिनियम था, और जो हमारा संविधान बना 1950 में जो लागू हुआ, उसका भी सबसे बड़ा स्रोत कौन है? यही अधिनियम है 1935 का, ठीक है। एक और चीज आपको यह भी जानते हैं आप कि 1937 में प्रांतीय चुनाव होते हैं, तो वो प्रांतीय चुनाव भी इसी अधिनियम के तहत होते हैं। आरबीआई की स्थापना होती है, इसी अधिनियम के तहत होती है। 1937 में म्यांमार को भारत से अलग कर दिया जाता है, इसी अधिनियम के तहत होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये अधिनियम है। संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था?
तो देखिए संविधान सभा बनती है 1946 में, ठीक है। 46 में इसके लिए चुनाव होते हैं और दिसंबर में इसकी पहली बैठक होती है। आप जानते हैं 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह यानी जो ये मोहर लगाते थे उसके लिए किस पशु का इन्होंने चयन किया था? सही आंसर है हाथी का। तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी था। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। संविधान सभा के अंतर्गत कई सारी समितियां बनती हैं, जैसे प्रांतीय समिति, प्रारूप समिति, ढेर सारी समितियां बनती हैं। दो इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पॉइंट यहां पर याद करना है। समितियों के बारे में, उनके अध्यक्षों के बारे में पहले भी हम कई बार बात कर चुके हैं। अगर दो इंपॉर्टेंट बातों को यहां पर देखें, एक पूछा जाता है संवैधानिक सलाहकार कौन थे, ठीक है, एक इनका नाम पूछा जाता है और दूसरा प्रारूप समिति के बारे में। अगर हम संवैधानिक सलाहकार की बात करें, ये थे BN राव, इनका नाम याद करेंगे। और प्रारूप समिति को लेकर भी हमने कई बार बात करी है। इसे मसौदा समिति कहते हैं, इसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। इसकी अध्यक्षता BR अंबेडकर करते हैं और इसमें टोटल 7 मेंबर होते हैं। ये सब हम पहले कई बार रिवाइज कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आपको याद करना है, पहला तो BN राव का नाम याद करना है, ये संवैधानिक सलाहकार थे, और दूसरा प्रारूप समिति गठित कब हुई थी, ठीक है। तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को होता है, ठीक है। 7 सदस्यीय ये कमेटी थी जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। नेक्स्ट है वन्य जीव का संरक्षण निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो वन्य जीव का संरक्षण ये हमारे मौलिक कर्तव्य में भी आता है और नीति निदेशक तत्वों में भी आता है। ऑप्शन ए और सी यानी डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य हमारे आप जानते हैं आर्टिकल 51A के अंदर है हमारे मौलिक कर्तव्य। तो जो 7वां मौलिक कर्तव्य है, यानी इसको ऐसे लिखा जाएगा 51AG, क्योंकि जीत आपके 7वें नंबर पे आता है। यहां पर बताया गया है वन्य जीवों के पर्यावरण के संरक्षण के बारे में। DPSP की बात करें तो DPSP का 48A ये आपके वन्य जीव संरक्षण से संबंधित है। तो दोनों याद करने हैं। वन्य जीव का संरक्षण आर्टिकल 51A के जी में है, यानी 7वां जो मौलिक कर्तव्य है, और DPSP का 48A में आता है। तो दोनों का ये पार्ट है। DPSP और मौलिक कर्तव्यों के ऊपर, मौलिक अधिकारों के ऊपर भी अलग सा वीडियो बना हुआ है डीप, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट है भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता है? तो दार्शनिक राजा ये बोला जाता है भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। कुछ दिन पहले भी हमने इसको देखा था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ऐसे क्वेश्चन जो एक बार में याद नहीं होते, हम कोशिश करते हैं उनको यहां पर कवर करने का, ताकि आपको वो सारी चीजें लगातार रिवाइज भी होते रहें, क्योंकि एक थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, वो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो उसे हम ज्यादा से ज्यादा एक बार करते हैं। लेकिन जो ऐसे क्वेश्चन है जो एक बार में याद नहीं होते, उनका टाइम टाइम पर रिवाइज करना भी आवश्यक होता है। तो दार्शनिक राजा ये बोला जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। ये भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे और भारत के दूसरे प्रेसिडेंट थे, ठीक है। इनको लेकर एक क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर भी पूछता है कि राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो उपराष्ट्रपति होते हैं, और पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। 1962 से लेकर 1967 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थान का प्रावधान किया गया है? यानी पंचायतों से गठन को लेकर के कौन सा आर्टिकल है? ये आपके DPSP का पार्ट है, आर्टिकल 40। तो पंचायतों का गठन यानी कि किसी राज्य में पंचायत होगी या नहीं होगी, यह फैसला कौन करता है? DPSP का पार्ट है, राज्य सरकार करती है। आर्टिकल 40 यहां पर दिया गया है। पंचायत कैसे होगी, कैसे कैसे उसके सदस्यों का निर्वाचन होगा, योग्यता क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगा, कार्यकाल क्या होगा, आरक्षण क्या होगा, वो सारी बातें आर्टिकल 243 में बताई गई है। तो गठन होगा या नहीं होगा वो 40 कहता है, और कैसे होगा वो 243 कहता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा किस समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था? तो देखिए भारत में लोकपाल को लेकर के क्वेश्चन बनते हैं। लोकपाल यानी जिसे ओम्बुड्समैन के नाम से भी जाना जाता है, सबसे पहले यह संस्था स्वीडन में अस्तित्व में आई थी 1809 में, ठीक है। जो ओम्बुड्समैन है इसी का हिंदी रूपांतरण है लोकपाल। लोकपाल शब्द किसने दिया, यह क्वेश्चन भी बन जाता है। तो लोकपाल हो या लोकायुक्त हो, यह शब्द दिया था LM सिंघवी के द्वारा, ठीक है। इनका नाम भी याद करेंगे।
भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव सबसे पहले प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो प्रशासनिक सुधार आयोग था, दो इंपॉर्टेंट प्रशासनिक सुधार आयोग बने थे। एक बना था 1966 में और एक बना था 2005 में। 1966 का जो प्रशासनिक सुधार आयोग था, इसमें शुरुआत में अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई और बाद में अध्यक्ष बने के हनुमंतैया। तो जो पहला प्रशासनिक आयोग था, इसने अपनी सिफारिशों में कहा कि जो सरकारी अधिकारी हैं, जिसमें सांसद शामिल हैं, विधायक शामिल हैं, उन पर कार्यवाही के लिए, उनके खिलाफ जो शिकायतें आएंगी उन पर कार्यवाही के लिए एक लोकपाल यहां पर होना चाहिए, एक अधिकारी यहां पर होना चाहिए, स्वतंत्र अधिकारी। और उसके बाद जब 2005 में दूसरा प्रशासनिक आयोग बना, इसके अध्यक्ष थे वीरप्पा मोइली। ठीक है, इन्होंने भी अपनी सिफारिश में कहा कि जल्दी से जल्दी सरकार को लोकपाल की नियुक्ति यहां पर करनी चाहिए। तो लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव किसने दिया था? प्रशासनिक सुधार आयोग। तो आपको यह याद करना है, पहले ने भी दिया था और दूसरे ने भी दिया था। लोकपाल अधिनियम पारित कब हुआ? तो आप जानते हैं पहली बार लोकपाल पारित करने का जो प्रस्ताव किया गया था या प्रयास किया गया था, यह 1968 में किया गया था। लोकसभा से तो पारित हो गया, लेकिन उसके बाद संसद का विघटन हो जाता है। इसके बाद यह पारित नहीं हो पाता राज्यसभा से, फिर दोबारा लोकसभा से 2011 तक 8 बार प्रयास किया जाता है लोकपाल अधिनियम को पारित करने का। उसके बाद 2012-13 में आप जानते हैं अन्ना हजारे का आंदोलन होता है। 2013 में इस अधिनियम को पारित किया जाता है और 2014 में इसे लागू कर दिया जाता है। तो इसको भी आपने याद करना है। भारत के पहले लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल थे। इनको भी याद करेंगे। इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु होता है। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो एनसीसी की बात करते हैं, इसकी स्थापना 1948 में होती है। 16 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। एनसीसी को लेकर के इसका जो आदर्श वाक्य है, इसका जो मोटो है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका मोटो है एकता और अनुशासन। ठीक है, नेक्स्ट है 1990 में HTML का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए HTML, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। HTML की फुल फॉर्म होती है, H से हो गया हाइपर, T से हो गया टेक्स्ट, M से हो गया मार्कअप और L से हो गया लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो आप ऑनलाइन पेजेस देखते हैं, वेब पेजेस देखते हैं, उनको बनाने में HTML का इस्तेमाल होता है। जो वेब पेजेस बने होते हैं किस लैंग्वेज में बने होते हैं? HTML में। यह क्वेश्चन यूकेएसएससी ने पूछा था, वेब पेजेस बनाने में किसका इस्तेमाल होता है? HTML का। इसका आविष्कार 1990 में टिम बर्नर-ली के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ये वही टिम बर्नर-ली है जिन्होंने www बनाया था। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, दुनिया का पहला ब्राउजर। इसके आविष्कारकर्ता भी कौन है? टिम बर्नर-ली। और जो HTML है, ये भी किसने बनाया है? टिम बर्नर-ली ने। दोनों याद करेंगे। HTML का आविष्कार ये 90 में करते हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसे लॉन्च 93 में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो देखिए कांची या कांचीपुरम आपके तमिलनाडु में पड़ता है। पल्लव राजाओं की राजधानी थी। पल्लवों को लेकर के हाल ही में आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो कांची में एक फेमस मंदिर है मुक्तेश्वर मंदिर, और इसका निर्माण पल्लव राजा नंदीवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। तो इसका नाम आपको याद करना है। ठीक है, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? आप सभी जानते हैं पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। ठीक है, और यहीं से आपका एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि मत्तविलास प्रहसन की रचना किसने करी थी? ये एक नाटक था। इसमें भिक्षुओं के ऊपर व्यंग्य लगाया गया था, व्यंग्य कसा गया था, और इसकी रचना महेंद्र वर्मन प्रथम ने करी थी। जो हमारी जीके की डीप क्लासेस हैं, दृष्टि, लूशन, किरण, सारी किताबों के मिक्सचर वाली क्लासेस हैं, उसकी तीसरी क्लास में हमने इसके बारे में बात करी थी, पल्लव वंश के बारे में जब हमने देखा था। ठीक है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था? देखिए भारतीय समाज को मेगास्थनीज ने 7 भागों में विभाजित किया था। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मेगास्थनीज आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। इनकी एक फेमस रचना है जिसका नाम है इंडिका। इंडिका किताब किसकी है? मेगास्थनीज की है। सेल्यूकस निकेटर जो कि सिकंदर का सेनापति था, सिकंदर के मरने के बाद जो राज्य उसने भारत के क्षेत्र में जीते थे, उनका राजा कौन बनता है? सेल्यूकस निकेटर बनता है।
सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में लड़ाई होती है 305 ईसा पूर्व में। इस लड़ाई में चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाता है। इस लड़ाई के बाद सेल्यूकस निकेटर जो उसके प्रांत थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को दे देता है और अपना एक राजदूत मेगास्थनीज मौर्य के दरबार में भेज देता है। ये आकर एक किताब की रचना करता है जिसका नाम है इंडिका। यह भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटता है। कौन कौन से वर्गों में बांटता है? यह बांटता है दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। इन 7 वर्गों में यह बांटता है। उसी समय इसी के समकालीन थे चाणक्य। चाणक्य ने भारतीय समाज को उस समय 4 वर्गों में बांटा वर्ण के आधार पर, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो चाणक्य के अनुसार 4 वर्ग और मेगास्थनीज ने बांटा है 7 वर्गों में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है। कौन कौन से वर्ग हैं वो सब हमने यहां पर देखे। ठीक है, नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कब की गई थी? अब देखिए ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में भी कवर किया, लेकिन दूसरे पेपर में ये थोड़ा सा घुमा कर आ गया। वहां पर क्वेश्चन था रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब करी थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना हमने पढ़ा था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में होती है और बंगाल के वेल्लूर में इसकी स्थापना होती है। इसे ही वेल्लूर मठ बोला जाता है और इसकी स्थापना 97 में हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था? तो नेटिव मैरिज एक्ट ये क्वेश्चन भी यूकेएसएससी ने पूछा है। ये पारित होता है 1872 में। ठीक है, और उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो था नॉर्थब्रूक। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। किस भारतीय ने इस एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? जैसे हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था 1856 के आसपास, उसमें कौन थे भारतीय? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसी प्रकार नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करवाने में केशव चंद्र सेन की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। ठीक है, इस अधिनियम के तहत लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु को 14 वर्ष कर दिया गया और लड़कों की उम्र को 18 वर्ष कर दिया गया। और इसी अधिनियम के तहत बहुपत्नी प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया। तो इसको आपने याद करना है, पेपर में पूछा गया है 1872 नॉर्थब्रूक। नेक्स्ट है मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, यह कथन किसका है? तो यह कथन कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का क्रम क्या है? तो शासकों का क्रम यानी वंश का क्रम आपने बताना है, क्योंकि आप जानते हैं विजयनगर साम्राज्य में जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है 1336 में, कौन करते हैं? 1336 में हरिहर राय और बुक्का राय के द्वारा विजयनगर साम्राज्य बनाया जाता है। तो इस शासन में विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश शासन करते हैं। आपने उनका क्रम बताना है। जो हरिहर और बुक्का थे ये किस वंश के थे? हरिहर और बुक्का संगम वंश के थे। ठीक है, तो सबसे पहले किसने शासन किया था? सबसे पहले संगम वंश ने शासन किया। उसके बाद आता है सुलुबा वंश, फिर आता है तुलुबा वंश और अंत में आता है अराविडू वंश। तो ऑप्शन बी इसका सही क्रम होगा। विजयनगर पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम क्या है? संगम, सुलूब, तुलुब और अराविडू। एक क्वेश्चन बनता है जो विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध और सबसे महान राजा माने जाते हैं कृष्णदेव राय। ये किस वंश के राजा थे इन चारों में से? तो कृष्णदेव राय तुलुबा वंश के राजा थे। ठीक है, इनको भी याद करना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित विद्रोह तथा प्रभावित क्षेत्रों में किसका मिलान सही नहीं है? तो एक तरफ विद्रोहों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके प्रभावित क्षेत्रों का नाम है। क्या फकीर विद्रोह बंगाल में हुआ था? यह बिल्कुल सही है। फकीर विद्रोह बंगाल में होता है 1776 से लेकर 77 के बीच में। अहोम विद्रोह क्या असम में हुआ था? यह भी सही है, यह असम में होता है 1828 में। चुआर विद्रोह क्या झारखंड में हुआ था? यह गलत हो जाएगा। चुआर विद्रोह आपके बंगाल में होता है और यह होता है 1798 में। तेभागा विद्रोह भी बंगाल में हुआ था 1946 में। तो इनको आपने याद करना है। वर्ष भी पूछे जाते हैं और प्रभावित क्षेत्र भी पूछे जाते हैं। मिलान सही नहीं बताना था तो यहां पर झारखंड नहीं होगा, यहां पर बंगाल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है किस सिख धर्म गुरु ने गुरुमुखी लिपि को आरंभ किया था? तो गुरुमुखी लिपि का आरंभ यह किया था सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम क्या था? इनका नाम था लहना। ठीक है, जब गुरु नानक थे, गुरु नानक के ये प्रिय शिष्य थे, इनका नाम लहना था। गुरु नानक ने इनको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और ये गुरु अंगद के नाम से गद्दी पर बैठे। तो इनको आपने याद करना है। ठीक है,
गुरु नानक देव जी के द्वारा जो लंगर व्यवस्था शुरू करी गई थी उसको इन्होंने परमानेंट किया और गुरुमुखी लिपि को इन्होंने शुरुआत करी, यानी उसका आविष्कार किया। तो इसको आपने याद करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ऐसा भी पूछा जाता है कि इनमें से किस गुरु का प्रारंभिक नाम लहना था, तो वो कौन है? गुरु अंगद, ठीक है। नेक्स्ट है, यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष में प्रकाशित करी थी? बहुत बार यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट को हम कवर कर चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से आपके बनते हैं। सबसे पहले यूएनडीपी के बारे में जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना 1965 में होती है और यही जारी करता है एचडीआई इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। पहली बार इसे 1990 में जारी किया गया था। इसको विकसित किया है पाकिस्तान के जो महबूब उल हक हैं और उनमें सहयोग किया है भारत के अमर्त्य सेन ने। इसमें 3 चीजों को मापा जाता है, जिसमें आपका प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा यानी स्वास्थ्य हो गया, शैक्षिक स्तर यानी कि शिक्षा हो गई, और प्रति व्यक्ति आय हो गया यानी जीवन स्तर हो गया। तो 3 चीजें मापी जाती हैं, स्वास्थ्य का स्तर, शिक्षा का स्तर और आय का स्तर यानी जीवन का स्तर। इसको आपने याद करना है। पहली रिपोर्ट 1990 में आई थी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारी सीरीज है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज, और आज हमने इस सीरीज का 35वां पार्ट यहां पर कवर किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपके कितने स्कोर यहां पे रहे, कितने आपके नए क्वेश्चन यहां से बने, उनको भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही आप वीडियो के लिंक को अपने फेसबुक पेज पर भी शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।